नमस्कार दोस्तों, बायजूस गवर्नमेंट एग्जाम प्रेप चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके सामने 30 नवंबर 2020 के समाचार विश्लेषण प्रस्तुत कर रहे हैं, जिसमें द हिंदू अखबार के प्रमुख आलेखों की हम समीक्षा करेंगे और उसमें प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा से संबंधित प्रमुख प्रश्न भी आपको प्रैक्टिस के लिए दिए जाएंगे। हम अपनी पहली न्यूज़ पर आते हैं। ये एडिटोरियल का पार्ट है, पेज नंबर 7 पर। इसे आप जीएस पेपर 3 में एनवायरनमेंट यानी पर्यावरण से संबंधित कर सकते हैं। और यहाँ पर अगर हम देखें तो पेरिस एग्रीमेंट यानी जो पेरिस समझौता है उसके संबंध में ये आर्टिकल है। और जिस तरीके से पेरिस समझौते से अमेरिका, जो दुनिया में सबसे बड़े एक तरह से कह सकते हैं कि ग्रीन हाउस गैसेस के उत्सर्जक यानी हरित गृह गैसों के उत्सर्जक में एक है, उसके द्वारा अपने आप को पेरिस समझौते से बाहर करने की जो प्रक्रिया है उसने कहीं ना कहीं पेरिस समझौते का जो भी एक तरह से जलवायु परिवर्तन को रोकने में असर हो सकता है या प्रभाव हो सकता है उसको एक तरह से सीमित कर दिया है। तो हमें एक तरह से यहाँ पर इस आर्टिकल के माध्यम से जो पेरिस समझौता है उसके अलग अलग जो पक्ष हैं उनको यहाँ पर देखना है। पेरिस समझौते का उद्देश्य ये था कि जलवायु परिवर्तन को नियंत्रित करने के लिए जो भी उपाय किए जाएं उनको स्वैच्छिक रखा जाए, यानी उन पर कोई प्रतिबंध न लगाया जाए। यानी जैसे अमेरिका या चीन है, उनको ग्रीन हाउस गैसेस का उत्सर्जन कम करने के लिए कोई एक निश्चित समय सीमा और निश्चित लक्ष्य न दिया जाए जिसके ऊपर उन्हें आवश्यक कार्रवाई करनी हो। यानी लक्ष्यों को देशों के द्वारा स्वैच्छिक रूप में स्वीकार किया जाए और उसको आगे बढ़ाया जाए। तो पेरिस समझौता कहीं ना कहीं इसी सिद्धांत पर एक तरह से चलता है। अमेरिका और चीन के द्वारा माना जाता है कि पेरिस समझौते को प्रमुख रूप से आगे बढ़ाया गया, क्योंकि अगर हम पेरिस समझौते से पहले देखें तो 1992 में रियो डी जेनेरियो में जो रियो घोषणा हुई थी, या 1997 के हम क्योटो प्रोटोकॉल की बात करें तो दोनों में एक तरह से जो विकसित देश हैं उन पर कुछ लक्ष्य एक तरह से बनाए गए थे कि उनको प्राप्त करना है उत्सर्जन में कमी करने के लिए। जबकि पेरिस समझौते में जितने भी लक्ष्य हैं वो अलग अलग देशों को स्वैच्छिक रूप से लेने की आवश्यकता है। किसी भी तरह का एक प्रतिबंध नहीं है, किसी भी तरह का एक लक्ष्य उनको दिया नहीं जाता है, स्वयं निर्धारण करना होता है। तो ये एक आसानी हुई थी। तो अगर हम रियो घोषणा और क्योटो प्रोटोकॉल को अभी आगे डिस्कस करेंगे तब हमें पता चलेगा कि पेरिस समझौते में जो क्योटो प्रोटोकॉल और रियो घोषणा में कहा गया था उसके बिल्कुल अलग एक तरह से समझौता किया गया। और अब स्थिति ये आ रही है कि उस समझौते पर भी एक तरह से समस्याएं बन रही हैं, जहां पर पेरिस समझौते में अलग अलग देशों के द्वारा स्वैच्छिक रूप से अपने लक्ष्य रखे गए कि कितना उत्सर्जन उनके द्वारा कम किया जाएगा। यहां पर पेरिस समझौते की बात करें तो प्रमुख रूप से माना जा रहा था कि जो वैश्विक ताप वृद्धि है उसको 2 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे, या माना जाता था कि 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड उससे नीचे लाया जाए। लेकिन जो भी यहाँ प्रयास हो रहे हैं उससे इसको प्राप्त किया जा सकेगा ऐसा संभव नहीं दिखता है। पेरिस समझौते का एक बड़ा विरोध करने का कारण है, जितने भी वैज्ञानिकों की बात करें या अनुसंधान करने वाले हैं या पर्यावरण विशेषज्ञ हैं, उनका मानना है ये बहुत अधिक प्रभावी नहीं है। क्योंकि हमने अभी जो बात करी कि यहाँ पर लक्ष्यों को निर्धारित नहीं किया गया, अलग अलग देशों ने स्वतः लक्ष्य निर्धारित किए हैं, तो इसके कारण इसकी जो प्रभाव क्षमता है उस पर बहुत ज़्यादा असर पड़ा। तो इसीलिए बड़ी संख्या में जो समझौता जब किया गया तो वैज्ञानिकों के द्वारा और जो पर्यावरण से संबंधित चिंताएं रखते हैं उनके द्वारा इसका विरोध किया गया कि पेरिस समझौते से जलवायु परिवर्तन को रोकने में बहुत अधिक कोई हल नहीं प्राप्त होगा। यहां पर ध्यान रखें कि पेरिस समझौते ने जलवायु परिवर्तन को नियंत्रित करने के लिए एक जो सिद्धांत माना जाता था कि जो लक्ष्य हैं वो साझा हैं, लेकिन सबको अलग अलग उत्तरदायित्व लेने पड़ेंगे। जैसे जलवायु परिवर्तन को नियंत्रित करना ये दुनिया में सभी देशों की एक साझा जिम्मेदारी है, लेकिन जब इसको कम करने के लिए लक्ष्य लेने की बात आती है तो कहीं ना कहीं विकसित देश ज़्यादा उत्तरदायी हैं, क्योंकि उनका योगदान ज़्यादा है और विकासशील देशों का योगदान कम है, तो उनकी उत्तरदायिता कम बनती है। तो साझेदारी तो बराबर है लेकिन उत्तरदायित्व तो सबको अलग अलग लेना पड़ेगा। और जो प्रदूषण करेगा यानी जो पॉल्यूटर है उसी को एक तरह से उसका खर्च वहन करना पड़ेगा। यानी जिसने सबसे ज़्यादा पर्यावरण को नुकसान पहुंचाया है, कहीं ना कहीं उसमें कमी करने के लिए और पर्यावरण में सुधार लाने के लिए, जलवायु परिवर्तन को और ज़्यादा बढ़ने से रोकने के लिए सबसे ज़्यादा प्रयास उसी को करने पड़ेंगे। तो ये दोनों सिद्धांत पेरिस समझौते से इस तरह से टूट गए, क्योंकि अलग अलग देशों ने अपने विकास को लगातार बनाए रखने के अनुसार लक्ष्यों को निर्धारित किया। यानी उत्सर्जन भी वो कम करें लेकिन उनकी जो विकास की दर है उस पर भी असर ना पड़े। तो प्रदूषण बिना बढ़ाए हुए आप लगातार तेजी से विकास कैसे कर पाएंगे। तो ये स्थिति एक तरह से बनी कि जो ये सिद्धांत माना गया था कि जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए जो 2 सिद्धांत यहाँ पर लिए गए थे, ये दोनों सिद्धांत पेरिस समझौते के बिल्कुल विरोध में गए। और ये एक बड़े कारण के रूप में देखा जाता है कि पेरिस समझौता बहुत बड़े रूप में प्रभावी सच नहीं हो पाया।
पेरिस समझौते पर यह भी एक आरोप लगते हैं कि जैसा हमने शुरुआत में देखा, अमेरिका और चीन के द्वारा प्रमुख रूप से भूमिका निभाई गई इसको आगे बढ़ाने में। और औद्योगिक देशों की जो लाइफ स्टाइल है, यानी बहुत बड़ी मात्रा में जो ऊर्जा का उपयोग करना या पर्यावरण को नुकसान पहुंचाना, तो वो लाइफ स्टाइल औद्योगिक देशों की बनी रहे। किसकी कीमत पर? विकासशील देशों में जो विकास है उसको, यानी ज्यादा जिम्मेदारी विकासशील देशों पर डालने का एक प्रयास किया गया। क्योंकि जब सभी देश अपने अनुसार से कुछ ना कुछ लक्ष्य बनाएंगे, तो आप सभी जानते हैं विकसित देशों की तुलना में विकासशील देशों की संख्या काफी ज्यादा है। तो विकासशील देश जब थोड़े बहुत कुछ ना कुछ लक्ष्य जरूर बना रहे थे, तो ये कहीं ना कहीं औद्योगिक देशों को एक तरह से स्वीकार्य था। क्योंकि जो पहले के समझौते थे उनमें विकासशील देशों की तुलना में विकसित देशों को ज्यादा लक्ष्य दिए गए थे, तो उसके विपरीत एक तरह से पेरिस समझौते में किया गया। 1972 में स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में जो पर्यावरण जो प्रदूषण है उसको नियंत्रित करने के लिए जो सम्मेलन हुआ था, और 1992 में रियो सम्मेलन की बात करें ब्राजील में, तो ये 72 से 92 का जो समय है, माना जाता है कि जलवायु परिवर्तन या पर्यावरणीय समस्याओं को दूर करने के लिए सबसे सटीक उपाय किए गए। उसके बाद समझौते हुए, लेकिन उनका पालन बड़े पैमाने पर नहीं हो पाया। जैसे हम रियो घोषणा की बात करें, तो रियो घोषणा का ही परिणाम था कि यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, यानी जलवायु परिवर्तन पर जो एक सिद्धांत है संयुक्त राष्ट्र संघ का UNFCCC, वो एक तरह से अस्तित्व में आया। अब इसके माध्यम से विकसित और विकासशील देश दोनों पर अलग अलग एक तरह से जिम्मेदारियां दी गई। अगर हम विकसित देशों में देखें, तो विकसित देशों से यह कहा गया कि जो लग्जरी है, यानी जो जीवन के लिए आवश्यक नहीं है, जैसे अगर हम बात करें SUV स्पोर्ट यूटिलिटी व्हीकल की बात करें, तो इनका उपयोग एक तरह से न्यूनतम करना। तो जो लग्जरी एक तरह से है वहां से उत्सर्जन को घटाना, और जो आवश्यक आपके विकास के लिए आवश्यकताएं हैं, जैसे कृषि के लिए जरूरत है, तो वहां पर उत्सर्जन में बहुत कमी ना करना। तो लग्जरी जो है, जो भोग विलासिता का एक तरह से उत्सर्जन है, वहां पर ज्यादा कमी करना, और आवश्यक जो अर्थव्यवस्था के लिए है वहां पर विकसित देशों को कम उत्सर्जन में कमी करने के लिए कहा गया। जहां तक विकासशील देशों की बात करें, तो इनके लिए एक तरह से एक फंड तैयार किया गया विकसित देशों के द्वारा। तो विकासशील देशों में पर्यावरणीय अनुकूल, यानी पर्यावरण के अनुसार जो भी टेक्नोलॉजी है उसका उपयोग करने के लिए जो वित्तीय सहायता है, वो एक तरह से UNFCCC के माध्यम से प्रदान की गई। तो ये रियो घोषणा में एक तरह से आप देखें तो विकसित देशों को प्रमुख रूप से यहां पर उत्तरदायित्व दिया गया। 1992 की रियो घोषणा है, और 1995 में अगर हम देखें तो बर्लिन का जो सम्मेलन है, वहां आते आते विकसित देश हैं उन्होंने अपने आप को इस समझौते से पीछे हटा लिया। और कारण उन्होंने क्या दिया? उनका मानना था कि जो विकासशील देश हैं वो भी अब तेजी से विकास करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, तो उनको भी कटौती करने के जो भी यहाँ पर आवश्यक एक तरह से मानदंड है उसमें उनको शामिल किया जाना चाहिए। और विकासशील देशों ने इसका विरोध किया, क्योंकि वो अभी विकास के प्रारंभिक या द्वितीयक स्तर पर ही पहुंचे हैं, जबकि औद्योगिक जो देश हैं, विकसित देश हैं, वो विकास के सर्वोच्चम स्तर तक पहुंच चुके हैं। तो ये बड़ा अंतर था। तो विकासशील देश अपने विकास के कार्यों को रोकने के लिए तैयार नहीं थे, और यही एक विवाद रहा विकसित और विकासशील के बीच में कि ये जो समझौता है रियो घोषणा के रूप में, इसकी जगह 97 के पार्ट पर क्योटो प्रोटोकॉल ये एक तरह से अस्तित्व में आया। रियो घोषणा की एक तरह से आप विफलता देखें तो इसी का परिणाम क्योटो प्रोटोकॉल के रूप में था 1997 में। और विकसित करने के लिए यहाँ पर आवश्यकता ये थी कि जो विकासशील देश हैं उनकी तुलना में विकसित देशों को निश्चित लक्ष्य एक तरह से दिए जाएं, जिससे कि जलवायु परिवर्तन को रोकने में एक प्रभावी लक्ष्य के माध्यम से कार्य किया जाए। और एक जटिल व्यवस्था भी बनाकर रखी गई, जिससे कि जो विकसित देश हैं वो अपने हितों की रक्षा कर सकते थे। यानी विकास के लिए उनको जो आवश्यकताएं थी उसके लिए एक जटिल तंत्र बनाया गया, उनको लक्ष्य दिए गए जिनको उन्हें प्राप्त करना आवश्यक था। यहाँ पर आप ध्यान रखें, विकसित देश जिनको लक्ष्य दिए गए उनको अन्य देशों से एक अलग कैटेगरी में डाला गया। तो ये एक तरह से जो अंतर किया गया ये प्रमुख रूप से आधार था, क्योंकि जो देश सबसे ज्यादा उत्सर्जन करने में उत्तरदायी रहे हैं, अगर हम ऐतिहासिक रूप से देखें तो उनको सबसे ज्यादा उत्तरदायित्व तो लेना चाहिए। और इसी आधार पर क्योटो प्रोटोकॉल में एक तरह से जो लक्ष्य हैं उनको निर्धारित किया गया। लेकिन सबसे बड़ी समस्या, विश्व की सबसे बड़े उत्सर्जक में एक अमेरिका, वहां की कांग्रेस के द्वारा इसको पारित नहीं किया गया, और 2001 में USA इससे बाहर आ गया।
तो क्योटो प्रोटोकॉल का सही रूप में लागू ना होना अगले चरण की जो बैठकें हैं या अगले तरीके के जो लक्ष्य हैं उनके बारे में एक तरह से बैठकों को आरंभ करते हैं। और इसी का परिणाम रहा कि 2015 के पार्ट पर जो पेरिस समझौता वो अस्तित्व में आया। डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन में एक तरह से 2009 में समझौता हुआ और यहाँ डिसाइड किया गया कि एक ऐसा समझौता किया जाए जिसके माध्यम से विभिन्न देश उत्सर्जन के जो लक्ष्य हैं उसको प्राप्त करने का प्रयास करेंगे, लेकिन उत्सर्जन के लक्ष्य देशों के द्वारा स्वयं निर्धारित किए जाएंगे। तो स्वयं निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए जो समझौता है वो कोपेनहेगन में 2009 में किया गया और पेरिस समझौता आगे चल के 2015 में अस्तित्व में आया। रियो घोषणा और क्योटो प्रोटोकॉल के कंपेयर में अगर हम देखें प्रमुख अंतर, तो यहाँ पर जो उत्सर्जन है उसको कम करने के लिए जो तंत्र है उसको स्वैच्छिक कर दिया गया, वॉलेंट्री कर दिया गया। यानी यहाँ पर कोई मैंडेटरी आवश्यक उत्सर्जन को कम करना है ऐसा नहीं है। ये पेरिस समझौते का प्रमुख एक तरह से हिस्सा है। 2015 के पेरिस समझौते से अगर हम प्रमुख परिवर्तन देखें कि जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए जो उपाय किए जाने थे, तो पहला परिवर्तन सबसे बड़ा ये हुआ कि सभी देशों को यहाँ पर एक साझे लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए साझेदार के रूप में स्वीकार किया गया और सभी को एक तरह से अपने अपने लक्ष्य बनाने के लिए कहा गया। तो ऐसा नहीं है कि कुछ देश उत्सर्जन को रोकेंगे और कुछ बिल्कुल नहीं करेंगे, जैसा क्योटो प्रोटोकॉल में हम देखें या उसके पहले रियो घोषणा में। तो यहाँ सभी देशों को साझेदारी में शामिल किया गया और जलवायु परिवर्तन एक वैश्विक समस्या है, इसे रोकने के लिए सभी देशों की साझेदारी कहीं ना कहीं आवश्यक है। और यहीं पर नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन यानी राष्ट्रीय रूप से निर्धारित योगदान है उनके बारे में एक तरह से लक्ष्य निर्धारित किए गए। भारत के लिए अगर हम बात करें जो लक्ष्य भारत ने पेरिस समझौते में कहा, तो भारत का यह कहना था कि 2005 में जो भी एक तरह से हरित गृह गैसों का उत्सर्जन है उसमें भारत 33 से लेकर 35% की एक तरह से कमी करेगा। तो ये भारत के द्वारा स्वयं में निर्धारित लक्ष्य था। इसी तरह से अन्य सदस्य देश जो इस समझौते में शामिल थे उनके द्वारा अपने अपने राष्ट्रीय लक्ष्य निर्धारित किए गए। अब सभी देशों के द्वारा एक तरह से नियमित रूप से इसके लिए प्रयास किए जाएं और उत्सर्जन को रोकने के लिए या उत्सर्जन में कमी लाने के लिए क्या कार्य कर रहे हैं इसके बारे में जानकारी उनको समय समय पर देना होगा। लेकिन इसके बारे में कोई ऐसा एक तंत्र नहीं था कि जांच करके अगर कोई देश उसका पालन नहीं कर रहा है तो उस पर कोई जुर्माना या किसी तरह की पेनल्टी लगाना, ऐसी व्यवस्था नहीं थी। और अभी हम देखेंगे कि यही इसकी सबसे बड़ी कमजोरी के रूप में वर्तमान में साबित हो रहा है। अब राष्ट्रीय लक्ष्यों की जब बात आई तो सभी देश एक तरह से बराबर स्थिति में आ गए, क्योंकि सभी देशों को लक्ष्य कहीं ना कहीं अपने निर्धारित करने थे। उन्हें प्राप्त करने में वो प्रयास सही से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, इसके लिए कोई तंत्र ऐसा नहीं था जो उसकी निगरानी कर रहा था या देशों को कहता है कि आप लक्ष्य से पीछे हैं, उसको आप मजबूत करें। तो इस तरह का तंत्र नहीं था। लेकिन सभी देशों को राष्ट्रीय लक्ष्य बनाने के लिए पेरिस समझौते में शामिल किया गया। यह इसका एक महत्वपूर्ण पक्ष आप मान सकते हैं, क्योंकि जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए वैश्विक साझेदारी की आवश्यकता है और यह पेरिस समझौता करने में काफी हद तक सफल रहा था। अगर हम 5 वर्षों में देखें तो जब यह समझौता लागू हुआ तो सभी देशों को कहा गया कि 5 वर्ष के बाद उन्हें अपने लक्ष्यों की एक तरह से फिर से घोषणा करनी होगी। यानी 5 वर्षों में उन्होंने कितना प्राप्त किया, अगर कुछ कम रह गया या उन्होंने लक्ष्य से ज्यादा प्राप्त किया है तो उसके अनुसार अपनी नई घोषणा वो कर सकते हैं। तो हर 5 साल में उनको एक तरह से अपने लक्ष्यों के बारे में घोषणाएं करनी है। कोई जुर्माना की व्यवस्था नहीं है, अभी हमने डिस्कस किया, जो इसका सबसे कमजोर पक्ष माना जाता है और वर्तमान में इसके बहुत ज्यादा प्रभावी न होने का एक बड़ा कारण माना जाता है। अगर हम यहां पर देखें तो 2 डिग्री सेंटीग्रेड वैश्विक तापमान वृद्धि को रोकने के लिए कहा गया है। अगर ताप वृद्धि को 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड के नीचे रखा जाएगा तो यह जलवायु परिवर्तन को ज्यादा प्रभावी तरीके से रोक सकता है। अनुसंधान में कुछ ऐसे आंकड़े भी सामने आए हैं जिसमें माना गया है कि अगर 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड की ताप वृद्धि होती है तो दुनिया में 70 से 90% जो मूंगा चट्टानें हैं, कोरल रॉक्स, उनका एक तरह से विनाश हो जाएगा। मूंगा चट्टानों को हम कहें तो समुद्रों के उनको रेन फॉरेस्ट या वर्षा वन कहा जाता है, क्योंकि जैसा रेन फॉरेस्ट या वर्षा वन में जैव विविधता होती है वैसे ही जैव विविधता मूंगा चट्टानों में भी पाई जाती है। तो मूंगा चट्टानों का नष्ट होना बड़े पैमाने पर जैव विविधता का नुकसान करेगा। और कहीं अगर तापमान की वृद्धि 2 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंची रही, यानी हम 2 डिग्री सेंटीग्रेड पर भी नियंत्रित कर पाए, तब भी माना जा रहा है कि जितने भी मूंगा चट्टानें वो सभी समाप्त हो जाएंगी और ये भी एक बड़ा नुकसान होगा जैव विविधता को। तो जो हमने लक्ष्य रखे हैं वहां तक अगर हम पहुंच रहे हैं तब भी स्थिति बहुत खतरनाक स्तर पर जा सकती है जलवायु परिवर्तन के कारण। तो कहीं ना कहीं हमें बड़े पैमाने पर एक तरह से जो नियंत्रण है जलवायु परिवर्तन को करने के लिए वो साझेदारी के रूप में एक तरह से वैश्विक रूप में करने की आवश्यकता है। अगर हम इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज यानी जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल की रिपोर्ट देखें तो उनका यह कहना है कि अगर 1 डिग्री सेंटीग्रेड ताप वृद्धि को भी बनाकर रखा जाए
तब भी एक तरह से सतत विकास नहीं होगा, यानी कुछ ना कुछ समस्याएं जलवायु परिवर्तन की बनी रहेंगी। तो हमने पेरिस समझौते में 2 डिग्री सेंटीग्रेड, फिर एक अधिकतम बताया कि हमें 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक लाना है, ये भी बहुत ज्यादा सतत नहीं है। और यहां तक कि 1 डिग्री सेंटीग्रेड को भी सतत विकास के लिए उत्तरदायी नहीं माना जा रहा है, यानी इसके नीचे ताप वृद्धि को लाना पड़ेगा। यानी जो अभी कार्य किए जा रहे हैं उनमें और ज्यादा मजबूती लाने की आवश्यकता है, और वैश्विक साझेदारी के बिना यह संभव नहीं हो सकता है। पेरिस समझौते से अमेरिका ने अगर अपने आप को अलग किया तो उसके लिए सबसे बड़ा उत्तरदायी कारण डोनाल्ड ट्रंप की राष्ट्रवादी नीतियां मानी जाती हैं। उनका मानना यह है कि विकासशील जो देश हैं वो भी योगदान अधिक करें, क्योंकि अगर अमेरिका के द्वारा उत्सर्जन में ज्यादा कमी की जाएगी तो उनका विकास कमजोर होगा, और एक तरह से अमेरिकी लोगों के रोजगार और विकास की संभावनाएं एक तरह से प्रभावित होंगी। तो अपने देश के राष्ट्रीय एक तरह से हितों को संरक्षित करने के लिए उन्होंने अपने आप को, अपने देश को जलवायु समझौते से अलग किया। तो इस तरह की अगर राष्ट्रवादी विचारधाराएं अलग अलग देशों में मजबूत होती हैं, केवल अपने विकास के बारे में अगर हम सोचेंगे तो वैश्विक जो समस्या जलवायु परिवर्तन की है उसको रोकना आसान नहीं है। तो हमें कहीं ना कहीं वैश्विक साझेदारी पर आना पड़ेगा, तभी हम इस जलवायु परिवर्तन की जो समस्या है उसको एक तरह से रोक सकते हैं। अमेरिका में सरकार के परिवर्तन के बाद जो बाइडेन की जो सरकार आ रही है, माना जा रहा है कि उनके द्वारा कहीं ना कहीं पेरिस समझौते में वापसी की जाएगी। तो पेरिस समझौते में उनकी वापसी कहीं ना कहीं पेरिस समझौते की जो समस्याएं हैं उसको दूर करने में मदद करेंगी, क्योंकि ट्रंप के 4 साल के शासनकाल में हमेशा पेरिस समझौते पर सवालिया निशान उठाया गया है। तो यहां पर अगर वो दोबारा पेरिस समझौते में ईमानदारी से अमेरिका को शामिल करते हैं तो जलवायु परिवर्तन को रोकने के जो वैश्विक प्रयास हैं उनमें एक मजबूती आएगी। जो बाइडेन के द्वारा अमेरिका में इंफ्रास्ट्रक्चर या अवसंरचना में बड़े पैमाने में विकास करने की बात की गई है और इसे सतत विकास के साथ जोड़ा जाएगा, तो ऐसी स्थिति में भी कहीं ना कहीं उत्सर्जन में कमी लाने के जो प्रयास है वो बढ़ाए जाएंगे। स्वच्छ और हरित ऊर्जा यानी क्लीन एनर्जी और ग्रीन एनर्जी के ऊपर अमेरिका जाएगा, ऐसा बाइडेन के द्वारा बोला गया है। और जो बाइडेन की तरफ से यह बयान है कि 2050 तक अमेरिका शून्य उत्सर्जन यानी नेट जीरो एमिशन पर आ जाएगा, यानी उत्सर्जन जो हो रहा है उसको जीरो स्तर पर ले आएगा अमेरिका। तो यह स्थिति कहीं ना कहीं सकारात्मक रूप में दिखाती है कि जलवायु परिवर्तन को रोकने में दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था का योगदान सकारात्मक रूप में आने वाले समय में हो पाएगा। जो बाइडेन का एक और कदम माना जा रहा है कि जलवायु परिवर्तन के लिए सकारात्मक है, उनके द्वारा जलवायु परिवर्तन एनवॉय या दूत के रूप में जिम कैरी को नियुक्त किया गया है। ध्यान रखें, जिम कैरी पेरिस समझौते के प्रमुख एक तरह से भूमिका निभाने वालों में एक थे, तो कहीं ना कहीं पेरिस समझौते के सही रूप में लागू होने में उनका योगदान मजबूती से एक तरह से होगा। इससे अमेरिका में उत्सर्जन में कमी लाने के जो प्रयास हैं वो और ज्यादा मजबूत होंगे। अमेरिका को पेरिस समझौते में वापस लाने के लिए अगर जो बाइडेन की तरफ से एक शर्त रखी जाए कि जो विकासशील देश हैं वो भी बराबर कटौती करेंगे, क्योंकि ध्यान रखें ट्रंप के द्वारा अमेरिका के हितों की रक्षा के एक कारण देते हुए अपने आप को जलवायु समझौते से अलग किया गया। तो पूर्ण रूप से आप कहें कि अमेरिका पूर्ण रूप से सारी जिम्मेदारी ले लेगा और विकासशील देशों पर दबाव नहीं बनाएगा, ऐसा नहीं है। तो जो बाइडेन अगर ऐसी शर्त रखते हैं कि विकासशील देश भी बराबर कटौती करेंगे जितनी अमेरिका कर रहा है, तब समस्याएं आ सकती हैं। क्योंकि अगर ऐसा कोई प्रस्ताव बाइडेन की तरफ से आता है तो 2 सबसे बड़े प्रश्न उठेंगे और इस पर अलग अलग देशों में बहस शुरू हो जाएगी। पहले तो समानता और दूसरा जलवायु न्याय। समानता की बात करें तो अमेरिका में अगर हम देखें प्रति व्यक्ति अगर हम उत्सर्जन की बात करें हानिकारक गैसों की तो स्थिति बहुत ज्यादा खराब है। भारत में अगर हम देखें तो प्रति व्यक्ति जो ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन है वो बहुत कम है। हमने औद्योगिक विकास की स्थिति में बहुत अपने आप को भी आगे नहीं बढ़ाया है। अमेरिका या पश्चिमी देश काफी इसमें आगे बढ़ चुके हैं, तो समानता की बात हम नहीं कर सकते हैं। इसी के साथ साथ जलवायु न्याय, विकसित देशों ने सर्वोच्च विकास का स्तर पाया है और उसका परिणाम क्या है, जलवायु परिवर्तन की वर्तमान समस्या है। तो जलवायु न्याय, जब हम क्लाइमेट जस्टिस की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं विकासशील देशों को इसका एक हक मिलना चाहिए कि वो विकास करें और वर्तमान जलवायु परिवर्तन की जो समस्या है उसको दूर करने में ज्यादा योगदान विकसित देशों के द्वारा किया जाए। विकासशील देश भी इसमें सहयोग करेंगे, यानी सतत विकास की ओर जाएंगे, लेकिन अचानक पूर्ण रूप से अपने विकास को रोककर सतत विकास पर चले जाएं और हर प्रकार से
क्लीन एनर्जी या ग्रीन एनर्जी को अपना लें, ये विकासशील देशों के लिए आसान नहीं है, क्योंकि इसके लिए बड़े कोष की आवश्यकता है, इसके लिए नई तरह की टेक्नोलॉजीज की आवश्यकता है जो विकसित देशों में आसानी से उपलब्ध हैं। तो विकसित देशों की एक तरह जिम्मेदारी यहाँ पर ज्यादा है। तो किसी भी तरह का विकासशील देश और विकसित देशों को अगर बराबर पैमाने पर लाने की कोशिश होगी तो ये समानता और जलवायु न्याय की जो एक डिबेट है, एक जो चर्चा है, उसको फिर से अस्तित्व में ला देगी। और ऐसी स्थिति में जलवायु परिवर्तन को नियंत्रित करने के लिए जो प्रयास हैं उनको एक झटका लग सकता है। तो भविष्य में पेरिस समझौते की जो स्थिति थी उसको मजबूत किया जाए, सभी देश साझेदारी में काम करें और जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए जो ताप वृद्धि का एक लक्ष्य बनाया जा रहा है उसको प्राप्त करने के लिए ईमानदार प्रयास किए जाएं और उनकी जांच करने के लिए एक तंत्र बनाया जाए। क्योंकि पेरिस समझौते की सबसे बड़ी कमी है, अगर देशों के द्वारा कार्य नहीं किया जा रहा है जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए तो उस पर किसी भी तरह की पेनल्टी या जुर्माने की व्यवस्था नहीं है। हर देश को स्वयं जिम्मेदार ठहराया जा रहा है कि वो किस तरह से उत्सर्जन को नियंत्रित करने का प्रयास करता है। तो एक तंत्र अगर बनाया जाए तो इसको सटीक रूप में लागू किया जा सकता है और जलवायु परिवर्तन को नियंत्रित करने में मदद मिलेगी। हमारी इसी चर्चा के आधार पर आप मेंस का क्वेश्चन लिखने का प्रयास कीजिएगा। जलवायु परिवर्तन को रोकने में पेरिस समझौते की सफलता तथा विफलता के प्रमुख कारकों का परीक्षण करें। देखिए सफलता इसकी क्यों हो रही थी, शुरुआत में ज्यादा से ज्यादा देशों ने इसे लागू करने के लिए अपनी हामी भरी और शामिल हुए, कारण सभी देशों को स्वतः लक्ष्य बनाने थे। उन्हें लक्ष्य प्राप्त करने में अगर वो पीछे रहते थे तो किसी तरह का जुर्माना नहीं था। तो एक आसान तरीका था जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए सभी देशों को शामिल करने का। तो यह सफलता का एक प्रमुख कारण आप उदाहरण के साथ बता सकते हैं। जैसे भारत ने अपना लक्ष्य रखा कि हम 33 से 35% उत्सर्जन में कमी लाएंगे, जो 2005 का स्तर है 2030 तक। और विफलता के कारण में आप सबसे बड़ा कारण यही देख सकते हैं कि किसी भी तरह का प्रतिबंध या कोई जुर्माना या पेनल्टी की व्यवस्था नहीं थी। तो इसीलिए देशों के द्वारा काम किया जा रहा है, जो लक्ष्य उन्होंने बनाए हैं, या नहीं किया जा रहा है, इसके ऊपर कोई निगरानी का तंत्र नहीं था। यह जरूर है कि समय समय पर उन्हें अपने जो विकास हुआ है या उत्सर्जन में जो कमी लाई है उसके बारे में बताना था, लेकिन इसका क्योंकि किसी भी तरह का कोई पेनल्टी जैसी स्थिति नहीं थी तो यह सटीक रूप में लागू नहीं हो पा रहा था। और एक और कारण आप बता सकते हैं कि अमेरिका जैसी जो दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, जो सबसे बड़े कार्बन उत्सर्जक में एक है, उसके अपने आप को इस समझौते से अलग करने से इसकी जो सफलता है उसके ऊपर एक सवालिया निशान लगा। तो ये सफलता और विफलता जो प्रमुख कारण है वो आप बता सकते हैं। प्रारंभिक रूप में जो पेरिस समझौता है वहां तक पहुंचने की जो कड़ी है, यानी रियो समझौता 92 वाला और 97 का क्योटो प्रोटोकॉल, उसको एक तरह से आप बताएंगे। उसके बाद आप यहां पर आकर सफलता और विफलता के जो कारण है वो बताएंगे। और लास्ट में बता सकते हैं जो अभी हमने डिस्कस किया कि किसी भी तरह से विकासशील और विकसित को बराबर लक्ष्य नहीं देने होंगे, क्योंकि अगर हम समानता और जलवायु न्याय की बात करते हैं तो विकासशील देशों को एक तरह से ज्यादा विकास करने की संभावनाएं आगे मिलनी चाहिए, क्योंकि विकसित देश ये काम पहले ही कर चुके हैं। तो इसके रूप में आप अपने आंसर को लास्ट में एक निष्कर्ष या कंक्लूजन देकर समाप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट न्यूज पर आते हैं। इसे आप जीएस पेपर 3 में इकोनॉमी के पार्ट पर शामिल कर सकते हैं। पेज नंबर 6 पर रीपिंग द वर्ल्डमेंट। यहाँ पर अगर हम देखें तो वर्तमान में किसानों का जो एक आंदोलन चल रहा है, जो 3 बिल लाए गए हैं कृषि सुधार के लिए, उनके संबंध में अगर आप देखें दिल्ली के आसपास के क्षेत्र में प्रवेश करने के जितने प्रमुख मार्ग हैं वहाँ पर किसान एक तरह से धरने पर बैठे हुए हैं। तो उसी संबंध में यह आर्टिकल है। भारत में कृषि क्षेत्र में सुधार के लिए जो 3 बड़े कानून परिवर्तित किए गए हैं उनको हम एक शॉर्ट में यहाँ देखते हैं कि समस्याएं क्या हैं या इन कानूनों पर किस तरह से विवाद बढ़ रहा है। जैसे अगर हम पहले कानून की बात करें तो पहला कानून एक तरह से माना जा रहा है कि किसानों को कहीं ना कहीं एमएसपी यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य, जो एक तरह से एक गारंटी होता है कि अगर बाजार में कीमतें घटेंगी तो उन्हें एक एमएसपी पर सरकारी मंडी में अपने सामान को बेचने की एक छूट रहेगी, या अगर बहुत ज़्यादा मूल्य बढ़ता भी है तो कहीं ना कहीं एमएसपी की स्थिति के कारण वो खुले बाजार में ज़्यादा मूल्य ले सकते हैं, और अगर वहाँ से नहीं है तो सरकारी मंडी में एमएसपी तो उनको मिलेगा ही। तो ये एक तरह से किसानों को मूल्य की एक गारंटी कहीं ना कहीं देता था। तो जो पहला कानून है फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन एक्ट, तो इसके माध्यम से किया गया है कि राज्यों में जो एपीएमसी यानी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी, एपीएमसी के जो राज्य मंडियां होती हैं उनसे अलग एक तरह से आप देखें तो मंडियां स्थापित की जाएंगी।
अंतर राज्य, एक राज्य से दूसरे राज्य के बीच में कृषि सामानों का जो व्यापार है वो किया जा सकता है। इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग की बात की जा रही है कृषि व्यापार में, तो ये सब एक तरह से अनुमति दी जा रही है इस कानून के माध्यम से। और जो नई मंडियां एपीएमसी के बाहर होंगी, राज्य उन पर शुल्क नहीं लगा सकते हैं। तो राज्यों को भी समस्याएं हैं कि अगर मंडी एपीएमसी से बाहर कोई मान लीजिए प्राइवेट सेक्टर में बनाता है तो उस पर किसी तरह का शुल्क राज्य सरकार नहीं लगा सकती है, तो उनको एक नुकसान होगा। और किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य की कोई यहाँ गारंटी एज सच नहीं है, तो ये एक बड़ा विवाद का बिंदु है कि अगर निजी कंपनियां हैं वो चाहेंगी तो यहाँ पर जो मूल्य है उसमें एक तरह से हेरफेर करके किसानों को नुकसान पहुंचा सकती हैं। पहली एक बड़ी समस्या इस कानून के साथ में मानी जा रही है जो नई तरह की मंडियां आएंगी। एक विवाद यह भी है कि कृषि और जो बाजार है वो राज्य सूची का विषय है, तो केंद्र सरकार उस पर किस तरह से कानून बना सकती है, तो यहाँ पर ये एक तरह से विवाद किया जा रहा है। लेकिन आप ध्यान रखें, जब हम खाद्य वस्तुओं की बात करते हैं या एक तरह से हम बात करें एडिबल जो ऑयल सीड्स है यानी जो खाद्य तेल की बात करें, तो इन सब में जो एक तरह का व्यापार होता है, इनके व्यापार को एक तरह से समवर्ती सूची में रखा गया है, तो वो राज्य सूची में नहीं आते हैं। तो इसीलिए कहीं ना कहीं केंद्र सरकार उस पर कानून बना सकते हैं। तो यहाँ पर आप ध्यान रखें कि पहले एक्ट में एक समस्याएं हैं। दूसरे कानून को अगर हम देखें, द फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑफ प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज। अब इस दूसरे एक्ट के माध्यम से भारत में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की शुरुआत की जा रही है। भारत में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग इस कानून से पहले भी थी, लेकिन वो गैर वैधानिक रूप में थी, यानी जो कॉन्ट्रैक्ट है उसका कोई लीगल आधार नहीं होता था। जैसे अगर हम देखें तो मुर्गी पालन जो उद्योग है या गन्ने के जो किसान हैं उनके द्वारा, जैसे शुगर मिल है, उनके साथ में कॉन्ट्रैक्ट किया जाता था, लेकिन वो इनफॉर्मल होता था, फॉर्मल नहीं होता था। अब फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को भारत में शुरू कर दिया गया है, तो कंपनियां किसानों के साथ में कॉन्ट्रैक्ट साइन करेंगी। अब कॉन्ट्रैक्ट में जो भी मूल्य है फसल का, उसकी जो क्वालिटी है उसके अनुसार या अन्य जो मानक है उसके अनुसार निर्धारित किया जाएगा, ये सब कॉन्ट्रैक्ट में लिखा होगा। अब कॉन्ट्रैक्ट की शर्तें अगर नहीं पूरी होती हैं तो एक तरह से जो कंपनियां हैं वो किसानों को पेमेंट देने या नहीं देने, जो समझौते में कहा गया होगा उसके अनुसार होगा। तो माना यह जा रहा है कि जो कॉर्पोरेट बड़े कृषि क्षेत्र में काम करने के लिए कंपनियां आएंगी, उनके एक तरह से हाथों में किसान पहुंच जाएगा, और ऐसी स्थिति में किसानों का जो शोषण है वो बढ़ सकता है। तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की ये समस्या यहां पर एक तरह से देखी जा रही है। मूल्य स्थिरता की स्थिति यहां पर नहीं है। जैसे हमने एमएसपी की बात करी, तो यहां पर भी मूल्य स्थिर रूप में किसानों को मिल पाएगा, ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से एश्योर नहीं किया जा रहा है। तो ये दूसरी समस्या है। तीसरा देखें, एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट यानी आवश्यक वस्तु जो अधिनियम है, उसमें कुछ ऐसी वस्तुएं हैं जिनका एक लिमिट से ज्यादा स्टॉक करना अलाउड नहीं है। जैसे अगर हम देखें, जैसे अनाज की बात करें, तो अनाज का ज्यादा स्टॉक कोई करेगा तो बाजार में अनाज नहीं जाएगा और मूल्य बढ़ जाएगा। तो सरकार ने उसे आवश्यक वस्तु अधिनियम में डाल रखा है। तो एक लिमिट से ज्यादा जो भी बड़े मान लीजिए कोई व्यापारी हैं या जो लोग इलीगल तरीके से जमाखोरी करते हैं, होर्डिंग करते हैं, वो या कालाबाजारी करते हैं, वो जमा करके नहीं रह सकते हैं, क्योंकि उस पर फिर पुलिस कार्रवाई कर सकती है। अब क्या किया गया है कि अनाज की बात करें, दाल, खाद्य तेल की बात करें, प्याज, टमाटर या तिलहन की बात करें, इनको आवश्यक वस्तु अधिनियम से हटा दिया गया है, यानी इनका स्टॉक करने की जो एक छूट है वो दे दी गई है। अब अगर इनका स्टॉक होगा तो बाजार में इनकी पहुंच ज्यादा नहीं होगी, तो मूल्य परिवर्तन हो सकता है। यानी जब बाजार में बहुत ज्यादा अधिकता है तो इसका काले बाजारी के रूप में जमा कर लिया गया, और बाजार में जब कमी हो गई, मूल्य अचानक बढ़ा दिया गया, और तब जो जमा किया गया है, अनाज है, प्याज है, टमाटर है, उसको बाजार में जारी कर दिया गया। तो ये काला बाजारी को बढ़ा सकता है, ऐसी आशंका है। तो इस कानून में जो एक तरह से संशोधन किया गया है उसका भी एक तरह से विरोध किया जा रहा है। अब यहां पर क्या है कि नियम यह दिया गया है कि अगर हम मान लीजिए हम सब्जियों की बात करें और सब्जियों के मूल्य में मान लीजिए 100% की वृद्धि हो जाती है, यानी मान लीजिए प्याज 50 की है और 100 रुपए की हो जाती है, तो उस समय स्टॉक की जो लिमिट है वो सरकार लगा सकती है। तो एक विशेष परिस्थिति में स्टॉक पर लिमिट लगेगी, अन्यथा बहुत सारी वस्तुओं को स्टॉक या भंडार करने की जो सीमा है उससे अलग कर दिया गया है। तो ये कुछ प्रमुख एक तरह से तीनों कानून में जो व्यवस्थाएं हैं जिनका वर्तमान में विरोध किया जा रहा है। वर्तमान जो प्रोटेस्ट चल रहा है उसको अगर हम देखें तो दो प्रमुख आधार हैं जिनको लेकर पूरा प्रोटेस्ट मूवमेंट चल रहा है किसानों का। पहला एमएसपी, और हमने डिस्कस किया, उसको आप समझ ही रहे होंगे कि न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी किसान चाहते हैं, क्योंकि एपीएमसी यानी जो राज्यों में मंडियां हैं उनसे बाहर अगर निजी मंडियां बनेंगी तो वहां पर कोई ऐसी गारंटी नहीं दी गई है नए कानूनों के माध्यम से कि एमएसपी पर ही एक तरह से खरीद की जाएगी।
अगर निजी क्षेत्र की मंडियां ज्यादा होंगी तो सरकारी क्षेत्र में एक तरह से जो खरीद होती है एमएसपी के आधार पर वो कम होगी, और इसी को लेकर किसानों का सबसे बड़ा विरोध है। और ध्यान रखें, एमएसपी के आधार पर न्यूनतम समर्थन मूल्य पर जो खरीद होती है भारत सरकार की तरफ से, ये आगे चलकर बड़े पैमाने पर खाद्य सुरक्षा का एक आधार देती है। तो भारत में खाद्य सुरक्षा के लिए भी एमएसपी को एक आवश्यकता मानी जाती है। किसानों को आय की एक गारंटी देना भी एमएसपी का प्रमुख उद्देश्य रहा है। तो एमएसपी को अगर गारंटी दिया जाता है सरकार की तरफ से, जैसी प्रमुख मांग है, जबकि सरकार ये कह रही है कि एमएसपी को डिसमेंटल या समाप्त नहीं किया गया है, लेकिन किसी भी कानून में एमएसपी पर निजी कंपनियों को खरीदना ही पड़ेगा या जो नई मंडियां बनेंगी वो एमएसपी पर ही खरीदेंगी, ऐसा कहीं भी नहीं कहा गया है। इस तरह की जो आशंका एमएसपी को लेकर है, इसको दूर करने के लिए सरकार को जितने भी किसान संगठन हैं उनके साथ बात करके एक तरह से जो हल निकालने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि एमएसपी की व्यवस्था अगर हटेगी तो निश्चित जो सरकारी खरीद है उस पर एक तरह से सवाल उठते हैं, और ये दोनों किसानों की जो उपज है उसकी बिक्री और उसका मूल्य, उसकी एक गारंटी किसानों को देते हैं, और इसको लेकर किसान असमंजस की स्थिति में दिख रहे हैं, और यही एक कारण है कि वो प्रोटेस्ट के लिए इतने बड़े पैमाने पर धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। तो ऐसी स्थिति कहीं ना कहीं कृषि क्षेत्र की जो समस्या है उसको दिखा रही है। जो परिवर्तन किए गए हैं वो लाभ अर्थव्यवस्था को जरूर मिलेंगे, जैसे बड़े पैमाने पर जब मंडियां बनेंगी एपीएमसी के बाहर और एक राज्य से दूसरे राज्य में कृषि वस्तुओं को हम बेच सकते हैं, तो राष्ट्रीय रूप में एक बड़ा बाजार उपलब्ध होगा। यह किसानों को अपने सामान बेचने के लिए कई विकल्प उपलब्ध कराएगा। उन्हें बाजार में सबसे अधिक मूल्य मिल सकता है अगर उनके उपज की गुणवत्ता ज्यादा है। अगर इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग का विकल्प बढ़ता है तो इससे भी भारत के स्तर पर जहां भी उनको सबसे अच्छा मूल्य मिलेगा वो अपने सामान को बेच सकते हैं। अच्छी गुणवत्ता के लिए अच्छे मूल्य, ये एक तरह से किसानों को सुनिश्चित किया जाएगा इस नए तरह के सुधार से। तो यहां पर सरकार को कहीं ना कहीं देखने की आवश्यकता यह है कि विकल्प किसानों के जरूर बढ़ेंगे, लेकिन जो एक एमएसपी की गारंटी की बात है उसको निर्धारित करके इस पूरे प्रोटेस्ट मूवमेंट को समाप्त किया जा सकता है। और एपीएमसी का जो एकाधिकार है, जो राज्यों की मंडियां हैं, वो जरूर समाप्त होगा। इससे कहीं ना कहीं किसानों के विकल्प बढ़ेंगे, लेकिन एपीएमसी जो मंडियां हैं वहां पर एमएसपी की व्यवस्था एक तरह से किसानों को लाभ देती है। एमएसपी की एक गारंटी की एक व्यवस्था को निश्चित करके हम इन प्रोटेस्ट मूवमेंट को समाप्त कर सकते हैं और किसानों को आय की एक गारंटी है वो उपलब्ध करा सकते हैं। एक समस्या और जो इस मूवमेंट के लिए धीरे धीरे आगे बढ़ रही है, किसानों का मानना है कि जो भी विद्युत संशोधन बिल 2020 लाया गया है उसके माध्यम से जो किसानों को बिजली पर सब्सिडी दी जाती है उसको सरकार हटाएगी। अगर ऐसा होगा तो किसानों की आय प्रभावित होगी, क्योंकि बिजली की सब्सिडी उनको कहीं ना कहीं लागत कम करती है। अगर बिजली पर सब्सिडी हटेगी तो किसानों की लागत बढ़ेगी और उनकी आमदनी घटेगी। तो इस पर भी सरकार को एक तरह से देखना पड़ेगा। ध्यान रखें, भारत में 1 हेक्टेयर से कम यानी हम मार्जिनल सीमांत किसान की बात करते हैं तो ये 70 से 80% हिस्सा बना देते हैं, और अगर उसी में हम लघु किसानों को डाल दें यानी जो एक तरह से मीडियम कैटेगरी के फार्मर्स हैं तो ये संख्या 80 से 90% पहुंच जाती है। तो उन किसानों को सब्सिडी एक तरह से अभी देने की व्यवस्था सरकार बनाए। जो लार्ज कैटेगरी में फार्मर्स आते हैं उनको अभी सब्सिडी जो बिजली पर दी जा रही है उसको रोका जाए। तो इस तरह की एक व्यवस्था करके कहीं ना कहीं विद्युत संशोधन जो बिल आ रहा है 2020 का, उसमें जो आशंका है उनको दूर किया जा सकता है। नेक्स्ट उस पर हम आते हैं हिस्टोरिक रिसेशन, यानी एक तरह से ऐतिहासिक मंदी की स्थिति में भारतीय अर्थव्यवस्था पहुंच रही है। जब हम मंदी की बात करते हैं तो लगातार 2 तिमाही यानी 3-3 महीने के जो 2 हिस्से होते हैं उनमें अगर जीडीपी में लगातार विकास दर में कमी आती है तो इसको एक तरह से हम रिसेशन या मंदी की स्थिति कहते हैं। और माना जा रहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में आज़ादी के बाद पहली बार ऐसा हो रहा है। यानी अगर हम देखें अप्रैल मई जून में तो जीडीपी में 23.9% की कमी आई, और अगर हम आंकड़े को यहीं पर जुलाई अगस्त सितंबर की बात करें तो ये 7.5% है। ऐसा राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के आंकड़ों ने बताया है। तो ये देश को मंदी की एक स्थिति में कहीं ना कहीं दिखा रहा है। अगर हम पिछली 12 तिमाही में देखें तो जीडीपी की स्थिति वर्तमान में न्यूनतम स्थिति में है। ये 33,14,167 यानी 33,14,167 करोड़ की स्थिति को दिखा रहा है। तो ये भी कहीं ना कहीं अर्थव्यवस्था को मंदी में एक तरह से बता रहा है। जब हम बात करते हैं निजी खपत व्यय, यानी हम लोगों के द्वारा जो भी सामान खरीदा जा रहा है या सेवाएं ली जा रही हैं उसके लिए जो व्यय किया जाता है, तो ये माना जाता है कि देश की जीडीपी में 50% एक तरह से अर्थव्यवस्था की जीडीपी जो है उसको बढ़ाने में योगदान करता है, जो निजी खपत पर हम व्यय करते हैं। और अगर हम बात करें स्थिर मूल्य पर, स्थिर मूल्य का मतलब जो आधार वर्ष लिया जाता है
वर्तमान में क्या है 2011-12। तो 2011-12 के मूल्य पर देखें तो जीडीपी में 50% की वृद्धि के लिए एक तरह से उत्तरदायी क्या होता है, निजी खपत व्यय, यानी हम लोगों के द्वारा जो भी अर्थव्यवस्था में खरीदारी करते समय व्यय किया जाता है। अगर हम चालू मूल्य यानी वर्तमान मूल्य की बात करें, जो अभी प्राइस चल रहा है, देखिए स्थिर मूल्य में 2011-12 के मूल्य के आधार पर देखा जाता है और चालू मूल्य में वर्तमान मूल्य के आधार पर, इसको हम वर्तमान मूल्य भी कह सकते हैं। तो चालू मूल्य या वर्तमान मूल्य के आधार पर देखें तो जो निजी खपत का व्यय है वो जीडीपी को 60% एक तरह से बढ़ोतरी देता है और निजी खपत व्यय के आंकड़े कह रहे हैं कि इसमें 11.3% की कमी आई है। तो इसका कारण क्या है? पहली बात, लोगों के पास व्यय करने के लिए पैसा नहीं है। कारण क्या है? रोजगार उनका बड़े पैमाने पर छिना है। तो रोजगार नहीं है तो उनके पास आमदनी का स्रोत नहीं है, आमदनी का स्रोत नहीं है तो व्यय करने के लिए संभावनाएं कम हो जाती हैं और यही कहीं ना कहीं जीडीपी की स्थिति को नीचे गिरा रहा है। अगर हम सरकार की तरफ से देखें, सरकारी खपत एक तरह से व्यय, यानी सरकार के द्वारा जो भी वस्तु सेवाओं पर व्यय किया जाता है, तो सरकारी खपत व्यय की स्थिति में भी ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा बड़ा सुधार हुआ है। लेकिन अगर हम पहली तिमाही देखें यानी अप्रैल मई जून, यहां पर 16% की वृद्धि दिखाई पड़ी थी। आप ध्यान रखें, लॉकडाउन की बाद की बिल्कुल स्थिति थी, सरकार के द्वारा बड़े पैमाने पर लाभ के लिए लोगों को व्यय करने का एक काम किया गया। लेकिन क्योंकि सरकार का जैसे टैक्स कलेक्शन है या अन्य प्रकार की आमदनी सरकार को नहीं आ रही है, तो सरकारी खजाने की जो स्थिति है वो कमजोर हुई है और इसका परिणाम ये है कि जो दूसरी तिमाही है, यानी अगर हम बात करें जुलाई अगस्त सितंबर, तो यहां पर जो सरकारी खपत व्यय है इसमें 22% की कमी आ गई है। तो यह दिखाता है कि सरकार की व्यय करने की जो क्षमता है उसमें गिरावट आई है। यह सब कहीं ना कहीं जो मंदी है उसकी स्थिति को एक तरह से दर्शाते हैं। अगर हम सकारात्मक रूप में देखें तो विद्युत सेवाओं की बात करें या अन्य प्रकार की कुछ सेवाएं जो दी जाती हैं और कृषि क्षेत्र, इन्होंने मिलकर एक तरह से कुछ अपनी विकास दर को बनाकर रखा है और ये लगभग 4.4% के स्तर पर बनी हुई है। इसी के साथ साथ अगर हम विनिर्माण की बात करें यानी मैन्युफैक्चरिंग में, यानी फैक्ट्री में जो उत्पादन होता है, तो यहां पर अप्रैल मई जून की जो तिमाही थी उसमें 39% की कमी आई, लेकिन जुलाई अगस्त सितंबर में इसमें 0.6% की एक तरह से क्या हुई है, वृद्धि। तो विनिर्माण के क्षेत्र में स्थितियां सुधरने के लिए एक प्रारंभिक स्थिति जरूर बन रही है। इसी को सरकार आगे बढ़ाकर अर्थव्यवस्था की वर्तमान स्थिति को जो कमजोरी है उसको रोक सकती है। इसी के साथ साथ अगर हम वित्तीय क्षेत्र की बात करें, रियल एस्टेट की बात करें या प्रोफेशनल जो सेवाएं देती हैं संस्थाएं उनकी बात करें, इनके द्वारा मिलकर जो हमारा मूल्यवर्धन अर्थव्यवस्था में होता है उसमें 1/4 योगदान दिया जाता है, यानी 25% एक तरह से योगदान इन तीन क्षेत्रों के द्वारा किया जाता है। इन तीनों में भी माना गया है कि 8.3% की कमी आई है। तो अर्थव्यवस्था में जो मुख्य समस्या यहां पर निकल के आ रही है वो है मांग में कमी। तो अर्थव्यवस्था में मांग को बढ़ाने के लिए कोशिश ये करनी होगी कि ब्याज दरों को और घटाया जाए, जिससे कि लोग कम से कम ब्याज दर के एक आकर्षण में आकर अर्थव्यवस्था में पैसा लगाने का प्रयास करें, यानी व्यय करने का प्रयास करें। क्योंकि अभी हमने देखा जो निजी एक तरह से उपभोक्ता का व्यय होता है खपत पर, उसमें बहुत कमी आई है। तो वो दूर करने के लिए मांग को एक तरह से उत्पन्न करने की जरूरत है और मांग उत्पन्न करने का तरीका यही है कि बाजार में कम ब्याज दर के माध्यम से एक तरह से जो उत्पाद हैं उनको बेचने के लिए लोगों को आसानी से ऋण उपलब्ध कराया जाए। तो ऐसी स्थिति में जो उत्पाद बाजार में हैं, जो बिक्री नहीं हो पा रहे हैं, उनकी एक तरह से जो बिक्री वो बढ़ेगी और अगर ऐसा होगा तो पुराना स्टॉक जब क्लियर होगा तो नए उत्पादन के लिए प्रक्रिया तेजी से बढ़ पाएगी और ये अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने का एक प्रयास कर सकता है। जिनके रोजगार छिने हैं उनको रोजगार के साधन दोबारा उपलब्ध कराने के लिए प्रयास करना चाहिए। जैसे अगर हम रियल एस्टेट की बात करें, अगर बने हुए फ्लैटों की बिक्री बढ़ती है, ब्याज दर जो हाउसिंग सेक्टर में अगर घटाया जाता है, तो ऐसी स्थिति में कंस्ट्रक्शन का बिजनेस बूम करेगा, बढ़ेगा। कंस्ट्रक्शन का बिजनेस बढ़ेगा तो कंस्ट्रक्शन में काम करने वाले बड़ी संख्या में मजदूर हैं, उनको रोजगार मिलेगा और उनके खपत करने यानी खर्च करने की जो क्षमता है वो बढ़ पाएगी। तो इसी तरह से विभिन्न जो क्षेत्र हैं उन पर सरकार को फोकस करके काम करने की आवश्यकता है। अगर अर्थव्यवस्था को दो लगातार तिमाही की जो मंदी की स्थिति दिख रही है उससे निकालने के लिए सरकार प्रयास करना चाहती है। नेक्स्ट उस पर आते हैं और ये पेज नंबर 7 पर इसे हम आईआर अंतर्राष्ट्रीय संबंध से जोड़ सकते हैं पेपर सेकंड के पार्ट पर। इसी आर्टिकल से रिलेटेड कल एक डिस्कशन हम कर चुके हैं और आज का जो डिस्कशन है उन दोनों को मिलाकर अगर आप देखेंगे तो इस समस्या का पूर्ण रूप से जो विस्तार है किस तरह से हो रहा है उसको आप समझ सकेंगे। तो यहां पर जो नाभिकीय वैज्ञानिक है, अगर हम उनकी बात करें मोहसेन फकीर-ए-जादा, तो उनकी हत्या की गई है ईरान के
राजधानी तेहरान के बाहरी क्षेत्र में। और इसके लिए इजराइल की जो गुप्तचर एजेंसी है मोसाद, उसको एक तरह से उत्तरदायी माना जा रहा है। तो यहाँ पर माना यह जा रहा है कि ये जो हत्या हुई है उसके बाद ईरान के पास जो विकल्प है वो क्या है, या इस हत्या के बाद पश्चिमी एशिया में किस तरह की समीकरण बनेंगे, उन्हीं के संबंध में एक दूसरे पक्ष को हम यहाँ पर देखते हैं। ईरान का जो परमाणु कार्यक्रम है उसको एक तरह से रोकने के लिए जो P5 देश हैं, यानी जो सुरक्षा परिषद के स्थायी देश हैं, जिसमें हम यूएसए की बात करें, यूके का हिस्सा आ जाता है, उसके अलावा फ्रांस है, चाइना का पार्ट है, और साथ में इसका आपका शामिल है रशिया। तो ये जो 5 स्थायी देश हैं इनके द्वारा एक तरह से मिलकर +1 में जर्मनी, यानी इसीलिए हम डील को कहते हैं कि P5+1, यानी जो स्थायी 5 सदस्य हैं और एक जर्मनी, इन्होंने मिलकर एक तरह से ये डील ईरान के साथ हस्ताक्षर की थी 2015 में। और ओबामा उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति थे, और बराक ओबामा की विदेश नीति की एक प्रमुख सफलता इस डील को माना जाता है। और इस डील का एक तरह से उद्देश्य ये था कि ईरान अपना जो न्यूक्लियर कार्यक्रम है, परमाणु कार्यक्रम है, उसको रोक देगा, और जो यूरेनियम का संवर्धन वो परमाणु बम बनाने के लिए कर रहा है उस प्रक्रिया को रोकेगा। उस पर जो प्रतिबंध है अमेरिकी या पश्चिमी देशों के वो हटाए जाएंगे, और ईरान सामान्य रूप से अपने काम कर पाएगा। लेकिन क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप को माना जाता है कि ओबामा के एक बड़े विरोधी हैं, तो ओबामा की जो सबसे बड़ी एक मानी जाती थी विदेश नीति की सफलता, उसको एक तरह से कमजोर करने के प्रयास में 2018 में डोनाल्ड ट्रंप ने इस JCPO यानी जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन, इस डील को एक तरह से कैंसिल कर दिया और ईरान पर फिर से आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए गए। और उसी की जवाबी कार्रवाई में अगर देखें तो ईरान के द्वारा यूरेनियम का संवर्धन तेजी से एक तरह से विस्तारित किया गया, और नातांज का जो उनका प्लांट है ईरान में, वहां पर तेजी से यूरेनियम का संवर्धन किया जा रहा है, जिससे कि परमाणु बम के लायक जो यूरेनियम है उसको एक तरह से बनाया जा सके, जो हाईली एनरिच्ड होता है यानी अत्यधिक संवर्धित होता है। तो इस तरह की प्रक्रिया ईरान ने जब बढ़ाई है तो अंतर्राष्ट्रीय दबाव उस पर एक तरह से बढ़ रहा है। आर्थिक प्रतिबंध और वर्तमान में कोविड-19, इन सब ने मिलकर ईरान की आर्थिक स्थिति को बहुत कमजोर किया है। तो ईरान के ऊपर एक तरह से दबाव है कि वो अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को छोड़े और बैठकों में भी शामिल हो, बिना किसी एक तरह से पूर्व शर्त को रखे हुए। और इसी कड़ी में आप देखें, जब यहां पर फकीर ज़ादा की जो हत्या हुई है, इसने कहीं ना कहीं पूरी जो प्रक्रिया है उसको एक तरह से खटाई में डाल दिया है। क्योंकि आप ध्यान रखें, जो JCPO का एग्रीमेंट है, इस एग्रीमेंट को वापस लाने के लिए बाइडेन के द्वारा एक तरह से कहा गया था। तो बाइडेन का मानना यह था कि अगर वो सत्ता में आ रहे हैं तो ईरान के साथ जो डील है वो वापस लाई जाएगी। क्योंकि ध्यान रखें, जब हम बात करते हैं बराक ओबामा का समय, उस समय में जो बाइडेन एक तरह से उपराष्ट्रपति के पद पर थे, तो कहीं ना कहीं बराक ओबामा के काल की जो सफलता है वो उनकी सफलता भी मानी जाती है, तो उसको रिवाइव करना वो चाहते थे। लेकिन ट्रंप इसको एक तरह से नहीं चाहते थे, और इस डील को नहीं होना या ईरान के लिए समस्या खड़ी करना, इसीलिए माना जाता है कि ये एक तरह से हत्या का यहां पर प्रयास किया गया है। 2015 की डील से अगर हम पहले देखें तो इजराइल की मोसाद एजेंसी के द्वारा जो भी ईरान के प्रमुख इस तरह से लोग हैं जो नाभिकीय कार्यक्रम या अन्य रूप से कार्य कर रहे हैं, उनकी हत्या कराने के प्रयास लगातार होते रहे और सफलतापूर्वक उन्होंने किया भी है। लेकिन 2015 की डील के बाद ये स्थिति एक तरह से रुक गई। लेकिन जैसे ही इस डील से अमेरिका ने अपने आप को अलग किया, उसके बाद से ये स्थितियां फिर से बदल गई और इजराइल ने अपना प्रभाव बढ़ाने के लिए कहीं ना कहीं एक तरह से जो ईरानी नाभिकीय कार्यक्रम के लोग हैं या प्रमुख अन्य लोग जो हैं, उनकी हत्या कराने का जो कार्यक्रम है वो फिर से वापस ले आया। और ये नाभिकीय वैज्ञानिक की हत्या इसी दिशा में एक तरह से उठाया गया कदम मालूम पड़ता है। बाइडेन का जो भी एक तरह से इस समझौते को वापस लाने का जो कार्यक्रम है, उसको ईरान की तरफ से भी समर्थन था। ईरान का इतना ही कहना है कि अमेरिका अपने प्रतिबंधों को हटा ले तो वो समझौते पर वापस आ जाएगा। लेकिन अगर ईरान अमेरिका के बीच में इस तरह का समझौता हो जाता है तो कहीं ना कहीं इजराइल के लिए स्थितियां बहुत ज्यादा अनुकूल नहीं होंगी। इजराइल की तरफ से देखें तो इजराइल के लिए एक असमंजस की स्थिति बन रही है, क्योंकि नए जो राष्ट्रपति बाइडेन है उनके साथ उसे संबंध को मजबूत करना है और ट्रंप की जो नीति ईरान विरोध की है उसका भी इजराइल समर्थन करता है। तो उसमें से किसको वो चुने? तो वर्तमान में ये जो हत्या का प्रयास किया गया जिसका इजराइल पर आरोप लग रहा है, माना जा रहा है कि ट्रंप को एक अंतिम मौका मिल रहा है 20 जनवरी से पहले, जब वो अपना पद छोड़ने वाले हैं, कि वो ईरान के खिलाफ कुछ कार्यवाही बड़े पैमाने पर कर सकें। क्योंकि जब हम बात करते हैं ईरान के लिए तो प्रमुख शर्तें ये हैं कि ईरान को अपना परमाणु कार्यक्रम छोड़ना पड़ेगा। अमेरिका इजराइल के जो समर्थक देश हैं उनके साथ ईरान को संबंध मजबूत करने पड़ेंगे और जो विरोधी देश हैं उनके साथ संबंधों को एक तरह से उन्हें कहीं ना कहीं हटाना पड़ेगा। तो ईरान अमेरिका इजराइल का जो विरोध है
उसको जो करने की उसकी नीति है उससे अलग हटेगा। इन 3 आधार पर अगर ईरान कार्य करता है तो कहीं ना कहीं ईरान के साथ जो डील है वो भविष्य में स्थायी रूप में लागू हो पाएगी। लेकिन अगर हम परमाणु कार्यक्रम की बात करें तो ये प्रमुख उद्देश्य है इजराइल का ये मानना है कि अगर किसी भी तरह से न्यूक्लियर डील का पार्ट फिर से रिवाइव होता है और ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम को पूर्ण रूप से छोड़ देता है तब तो इजराइल के लिए स्थितियां बहुत अच्छी हैं, क्योंकि पश्चिमी एशिया में इजराइल अकेला नाभिकीय शक्ति वाला देश होगा जिसके पास परमाणु हथियार है। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो इजराइल चाहता है कि जो मोनोपोली है वो उसकी बनी रहे पश्चिम एशिया में परमाणु हथियारों को लेकर, और ये स्थिति एक तरह से ईरान के द्वारा तोड़ी जाती है क्योंकि ईरान भी परमाणु कार्यक्रम पर सफलतापूर्वक काम कर रहा है लंबे समय से। तो इजराइल की नीति ये है कि मोनोपोली जो उसकी है वो बनी रहे और ईरान के परमाणु कार्यक्रम को किसी भी शर्त पर किसी भी आधार पर समाप्त किया जाए। ये प्रमुख रूप से इजराइल की एक नीति रही है पश्चिम एशिया में अपने आप को मजबूत करने के लिए, और पिछले 4 वर्षों में डोनाल्ड ट्रंप ने इसका पूरा साथ दिया है। डोनाल्ड ट्रंप जाते जाते अगर हम देखें तो ऐसी भी कुछ अफवाहें हैं कि नवंबर में ईरान के जितने भी परमाणु प्रमुख संयंत्र हैं, खासतौर पर नातांज की बात करें जहां पर परमाणु कार्यक्रम प्रमुख रूप से ईरान चलाता है, उस पर एक तरह से हवाई हमले करने का प्रयास था, लेकिन अंतिम समय में इसको एक तरह से रोक दिया गया। 20 जनवरी के पहले संभावनाएं है कि इस तरह के कुछ हमले हो सकते हैं, क्योंकि इजराइल की तरफ से ये जो कार्रवाई हुई है एक नाभिकीय वैज्ञानिक की हत्या, ये कहीं ना कहीं एक मौका ईरान को देती है कि वो बदले की कार्रवाई के रूप में कोई ऐसा कदम उठाए जो अमेरिका और इजराइल के हितों के खिलाफ हो। इस हमले का एक आधार बनाते हुए अमेरिका इजराइल ईरान पर इस तरह से हमला करें कि पूर्ण परमाणु कार्यक्रम जो ईरान का है उसको समाप्त कर दिया जाए। ये एक बेसिक नीति है जिसको लेकर इजराइल और अमेरिका वर्तमान में एक तरह से काम कर रहे हैं। जब तक बिडेन सत्ता में नहीं आ रहे हैं तब तक ईरान के लिए स्थितियां बहुत अच्छी नहीं है, तो उनका कोई भी हमला पूरे पश्चिम एशिया में एक बड़े संकट को ला सकता है, और उनके द्वारा अगर संयम बरता जाएगा तो शायद न्यूक्लियर डील बिडेन के आने के बाद वापस आ पाएगी। ऐसी संभावनाएं बहुत ज्यादा प्रबल हैं। इजराइल की अगर हम देखें तो यहां पर इजराइल के लिए स्थितियां हमेशा एक तरह से एक लाभ की स्थिति दिखाती है, यानी इजराइल हर कंडीशन में विन विन सिचुएशन में है। नाभिकीय वैज्ञानिक की जो हत्या की गई है उसका अगर बदला लेने के लिए ईरान कुछ कार्रवाई करता है अमेरिका और इजराइल के हितों पर पश्चिम एशिया में, तो इससे इजराइल को एक मौका मिलेगा कि अमेरिका बड़े पैमाने पर ईरान पर हमला शुरू कर दे, तो इससे इजराइल को एक तरह से ईरान को कमजोर करने में मदद मिलेगी। अगर ईरान हमला नहीं करता है, जवाबी कार्रवाई नहीं करता है बदले की, तो ये ईरान को कमजोर दिखाएगा। ईरान अगर कमजोर दिखता है तो ऐसी स्थिति में इजराइल अमेरिका से चाहेगा कि वो किसी तरह की डील को वापस न लाए, क्योंकि ईरान वर्तमान में कमजोर है, किसी भी तरह की डील करने की आवश्यकता नहीं है, और उस पर दबाव बनाकर जो उसका परमाणु कार्यक्रम उसको पूर्ण रूप से समाप्त किया जा सकता है। तो ये इजराइल दोनों तरफ की एक तरह से मजबूत स्थिति में दिख रहा है। वर्तमान में जो बिडेन जब नए शासन में आएंगे तो उनको ध्यान रखना पड़ेगा कि पश्चिम एशिया में जो नीति है वो अमेरिकी हितों को देखकर बनाई जाए, जिससे पश्चिम एशिया में बड़े पैमाने पर शांति को लंबे समय के लिए स्थापित किया जा सके। केवल इजरायली हितों को देखकर अगर अमेरिका पश्चिम एशिया में कार्य करेगा तो यह पश्चिम एशिया में दीर्घकालीन शांति स्थापित नहीं करेगा। अब्राहम एकॉर्ड जो हस्ताक्षर किया गया उसमें अगर हम देखें तो बहरीन और साथ साथ संयुक्त अरब अमीरात ये इजराइल के साथ शांति समझौते में जा रहे हैं, लेकिन पश्चिम एशिया की जो समस्या की जड़ है फिलिस्तीन, उसके बारे में कोई बात नहीं की गई है। तो भविष्य में जो बाइडेन प्रशासन फिलिस्तीन की समस्या को एक तरह से देखकर पश्चिम एशिया में हल के लिए प्रयास करेगा और ईरान को पूर्ण रूप से कमजोर न करने का प्रयास करके उसे पश्चिम एशिया में शांति वार्ताओं में एक साझेदार के रूप में अगर शामिल करता है तो यह पश्चिम एशिया में दीर्घकालीन शांति स्थापित करेगा। ध्यान रखें, ईरान प्रमुख शिया देश है पश्चिम एशिया में, उसका प्रभाव सिर्फ अपने देश में न रहकर लेबनान में, सीरिया में, इराक में, कई देशों में जो शिया आबादी है उस पर ईरान बहुत अच्छा प्रभाव रखता है। तो अगर इसका उपयोग किया जाए तो पश्चिम एशिया के बड़े क्षेत्र में शांति स्थापित करने में मदद मिलेगी। अगर ईरान को कॉर्नर यानी किनारे करके और पश्चिम एशिया में इजराइल को ज्यादा मजबूत करने का कोई प्रयास होगा तो यह पश्चिम एशिया की जो समस्या पहले थी उसको और ज्यादा खतरनाक रूप में ला सकता है, क्योंकि ध्यान रखें ईरान का परमाणु कार्यक्रम बहुत अगले स्तर पर पहुंच चुका है और पूरा पश्चिम एशिया एक नाभिकीय युद्ध जैसे खतरे की स्थिति में जा सकता है। तो उससे बचने के लिए अभी नीति जो बाइडेन की है क्या रहती है भविष्य में, इसी के आधार पर एक तरह से पश्चिम एशिया का भविष्य तय होगा। और
ईरान की तरफ से किसी भी तरह की जवाबी कार्रवाई नहीं होती है, संयम बरता जाता है। यह भी भविष्य में कहीं ना कहीं पश्चिम एशिया की जो पूर्ण शांति है उसकी स्थापना करने में एक प्रमुख कदम के रूप में माना जाएगा। तो भविष्य की स्थितियां जैसे जैसे परिवर्तित होंगी हम इसकी पुनः एक तरह से समीक्षा करते रहेंगे। इसी डिस्कशन के आधार पर एक क्वेश्चन आप लिखने का प्रयास कीजिएगा। पिछले एक वर्ष में मध्य पूर्व एशिया में शांति स्थापना के प्रयासों में अमेरिका और इजराइल को, ईरान को भी वार्ता स्तर पर लाना सबसे महत्वपूर्ण है। तो यहां पर आप पूरा जो एक क्रम है बता सकते हैं कि 2015 की डील के पहले एक तरह से इजराइल, अमेरिका और ईरान विरोध में थे। 2015 की डील हुई, 15 से 18 के बीच में एक तरह से डील को फिर समाप्त किया गया और ईरान फिर से पुरानी स्थितियों में आ गया। तो आप दिखा सकते हैं कि शांति समझौते की संभावना है। 2015 की डील ने यह बताया, उसके द्वारा जो यूरेनियम का संवर्धन है उसको न्यूनतम स्तर पर लाया गया, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय निगरानी भी की गई। तो ऐसी स्थिति में ईरान को एक तरह से समर्थन अगर मिलता है तो एक ऐसे देश के रूप में जो पश्चिम एशिया में शांति में योगदान करे, उसके लिए ईरान को तैयार किया जा सकता है। लेकिन इसके लिए ईरान को अमेरिका और इजराइल के साथ वार्ता टेबल पर लाना जरूरी है। और इस तरह की जो हत्या है, ये प्रयास कहीं ना कहीं जो ईरान के संपर्क पश्चिम एशिया के देशों के साथ में है उसको कहीं ना कहीं कमजोर करेगा। तो अगर अमेरिका, इजराइल और सऊदी अरब के बीच में संबंध को मजबूत कर रहा है जो कि कट्टर विरोधी हैं, तो यह स्थिति ईरान के साथ में भी उसको ट्राई करनी पड़ेगी भविष्य में। और जो बाइडेन के समय में इसकी संभावना काफी अधिक दिख रही है। इसी आधार पर अपने आंसर को लिखने का प्रयास कीजिएगा। और महत्वपूर्ण तथ्य आपको बताना है कि ईरान, इसका प्रभाव पश्चिम एशिया में कई देशों में, जैसा अभी हमने लास्ट में डिस्कस किया, खासतौर पर लेबनान की बात करें या हम सीरिया में देखें, बशर अल असद की जो सरकार है उसको रूस के साथ साथ ईरान का समर्थन है। तो सीरिया में समस्याओं को हल करने में भी ईरान बड़ा योगदान दे सकता है। इराक में भी शिया लोग एक प्रमुख शक्ति हैं, तो ईरान का उन पर अच्छा खासा प्रभाव है। तो ये स्थिति भी पश्चिम एशिया में, इराक में एक स्थायी शांति ला सकती है। तो जहां जहां पश्चिम एशिया में समस्याएं हैं, ईरान का एक महत्वपूर्ण रोल हो सकता है। तो अमेरिका ईरान को एक साझेदार के रूप में अगर भविष्य में लेता है, जिसकी संभावनाएं अभी कम है, लेकिन अगर ऐसा होता है तो पश्चिम एशिया में एक स्थायी शांति स्थापित हो सकती है। केवल इजरायली जो हित हैं उनको अगर अमेरिका साधने का प्रयास करेगा तो स्थायी शांति पश्चिम एशिया में नहीं आ सकती है। ईरान को भी इसमें शामिल करने की एक आवश्यकता अवश्य है। इस आधार पर आप अपने आंसर को लिखने का प्रयास कीजिएगा। आगे हम अपनी प्रीलिम्स की कुछ न्यूज को देखते हैं। तो यहां चीन के द्वारा ब्रह्मपुत्र का जो निचला एक तरह से प्रवाह क्षेत्र है, तिब्बत के क्षेत्र की अगर हम बात करें, तो वहां पर उन्होंने एक बांध बनाने की अनुमति दी है। और माना जा रहा है इसका प्रभाव, क्योंकि तिब्बत के बाद एक तरह से अरुणाचल प्रदेश से जो ब्रह्मपुत्र है वो भारत में प्रवेश करती है। तो अरुणाचल प्रदेश की बात करें, असम की बात करें या बांग्लादेश के क्षेत्र में जब ये जमुना के नाम से पहुंचती है, तो सभी जगह जो प्रवाह क्षेत्र है उसमें कुछ ना कुछ कमी आएगी। तो इसका एक नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है अरुणाचल प्रदेश, असम की अगर हम बात करें भारत में, और हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश में। तो हम यहाँ ब्रह्मपुत्र को लेकर आपको प्री का क्वेश्चन दे रहे हैं। ब्रह्मपुत्र के विभिन्न नाम के संबंध में सत्य मिलान चुने। यारलुंग जांगबो, इसे यारलुंग सांगपो के नाम से भी एक तरह से कहां पर, तिब्बत में कहा जाता है। अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करने पर इसे सियांग के नाम से जाना जाता है। जमुना बांग्लादेश में नाम पड़ जाता है, यानी असम के बाद जब ये बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो इसका नाम जमुना होता है। और ध्यान रखें, यमुना नहीं है, जमुना है। और जमुना, गंगा का नाम बांग्लादेश में क्या है, पद्मा, उसके साथ एक तरह से मिलती है। तो जमुना जो ब्रह्मपुत्र का नाम है बांग्लादेश में, और गंगा का नाम जो पद्मा है, वो एक तरह से मिलती हैं कहां पर, बांग्लादेश के पार्ट पर। और इसी एक तरह से नदी में मेघना एक नदी मिलती है। और अंतिम रूप में आगे मेघना जब पहुंचती है तो बड़े पैमाने पर एक तरह से सुंदरबन का जो मैंग्रोव है उसका एक निर्माण यहां पर होता है। तो यहां पर अगर आप देखें तो तीनों स्टेटमेंट यहां पर सही है। तो आंसर आपका डी, 1, 2, 3 तीनों सत्य है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी पर भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग 2 सदिया से धुबरी के बीच असम में स्थित है। देखिए, राष्ट्रीय जलमार्ग 2 ये सदिया से धुबरी असम में ब्रह्मपुत्र पर है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। लेकिन जब सबसे लंबे की बात करी गई, ये गलत है। सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग यानी NW की अगर हम बात करें तो NW1 है, जो गंगा नदी पर इलाहाबाद से हल्दिया के बीच में है। तो सबसे लंबा NW2 नहीं है, राष्ट्रीय जलमार्ग 2 नहीं है, राष्ट्रीय जलमार्ग 1 है जो इलाहाबाद से हल्दिया के बीच में। तो पहला पॉइंट यहां पर गलत हो जाता है। दूसरा, ब्रह्मपुत्र नदी पर विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप मजौली स्थित है, कहां पर, असम में ही। तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। देहांग दिबांग, डिब्रू सैखोवा तथा मानस जैव मंडल ब्रह्मपुत्र नदी बेसिन क्षेत्र में स्थित है। तो इन तीनों जैव मंडल की अगर हम बात करें, देहांग दिबांग या अरुणाचल प्रदेश में, डिब्रू सैखोवा
असम में, मानस भी कहां पर, असम में। तो ब्रह्मपुत्र नदी और उसके जो सहायक नदियां, उनका पूरा इलाका ब्रह्मपुत्र नदी का बेसिन कहलाता है। देखिए बेसिन का मतलब नदी और जो भी उसमें सहायक नदियां मिल रही हैं, ये पूरा क्षेत्र। तो ये तीनों जैवमंडल एक तरह से ब्रह्मपुत्र नदी का जो बेसिन है उसके क्षेत्र में स्थित है। तो 2 और 3 स्टेटमेंट सही है, आंसर आपका बी। अगला न्यूज अगर हम देखें तो हमने यहां पर एक इमेज लिया हुआ है और ये किब्बर का जो क्षेत्र यानी स्पीति का इलाका जो हिमाचल प्रदेश में है, वहां पर किब्बर जो गांव का पार्ट है उसकी एक इमेज ली गई है और बर्फबारी का एक तरह क्षेत्र है वो दिखाया गया है। तो हम किब्बर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है, जो हिम तेंदुए यानी स्नो लेपर्ड के लिए जानी जाती है, उसके संबंध में क्वेश्चन यहां पर आपको दे रहे हैं। निम्न में से किस स्थल पर हिम तेंदुआ पाए जाने की संभावना नहीं है? हेमिस राष्ट्रीय पार्क की बात करें तो लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में, और हिम तेंदुओं के लिए प्रमुख रूप से जाना जाता है। तो यहां अगर हम देखें पहला सही है। दूसरा, नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क उत्तराखंड के पहाड़ पर, यह भी एक तरह से हिम तेंदुओं के लिए जाना जाता है। किब्बर वन्यजीव अभ्यारण्य, ये कहां पर, हिमाचल प्रदेश में, ये भी हिम तेंदुओं के लिए जाना जाता है। जहां तक जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की बात करें, ये उत्तराखंड के पहाड़ पर, ये मैदानी क्षेत्र में है। तो यहां पर एक तरह से हिम तेंदुओं की संभावनाएं नहीं है, तो पाए जाने की संभावना नहीं पूछा गया है। तो 3 जगह है, यहां पर नहीं है, आंसर आपका क्या है, डी। अगली न्यूज पर आते हैं। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन, OIC की अगर हम बात करें तो इस्लामिक देशों के बीच में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए यह संगठन है, और इस संगठन की जो 47वीं एक बैठक चल रही है, जो एक तरह से आप कहें वर्चुअल रूप में है, उसी बैठक के पार्ट पर जम्मू कश्मीर के संबंध में कुछ बयान दिया गया है, जिसका भारत ने एक तरह से विरोध किया है और उसको पूर्ण रूप से भारत ने नकार दिया है। तो यहां पर ये जो संगठन है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन, इसके संबंध में एक तरह से हम यहां पर आपको क्वेश्चन प्री का देंगे। आप ध्यान रखें, ये जो संगठन है 25 सितंबर 1969 को स्थापित किया गया। जहां तक इसके हेडक्वार्टर की बात करें तो सऊदी अरब के शहर जेद्दा में इसका हेडक्वार्टर है। 57 कंट्रीज इसके वर्तमान में सदस्य हैं, और ध्यान रखें 4 महाद्वीपों में फैला हुआ है। एशिया अफ्रीका के प्रमुख देश तो शामिल ही हैं, इसके अलावा यूरोप में अगर हम देखें तो अल्बानिया एक देश है। इसके अलावा अगर हम दक्षिण अमेरिका में देखें तो गुयाना और सूरीनाम 2 देश हैं जो दक्षिण अमेरिका के शामिल हैं। यानी एशिया महाद्वीप की बात करें, अफ्रीका महाद्वीप की बात करें, साउथ अमेरिका की बात करें, यूरोप, 4 महाद्वीप के 57 देश इस संगठन में शामिल हैं। और इस्लामिक जो देश है उनके बीच में सहयोग बढ़ाना, इस्लाम को मानने वाले जो लोग हैं उनके अधिकारों की रक्षा करना, ये प्रमुख रूप से इस संगठन के द्वारा एक तरह से कार्य किया जाता है। तो इसी संगठन के संबंध में हम प्री का आपको एक क्वेश्चन दे रहे हैं। इस्लामिक सहयोग संगठन के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। इसमें विश्व के केवल मुस्लिम बहुसंख्यक देश सदस्य हैं। देखिए ऐसा नहीं है, क्योंकि गुयाना सूरीनाम की बात करें तो वहां पर मुस्लिम बहुसंख्यक यानी मेजॉरिटी में सच नहीं है, तो केवल मुस्लिम बहुसंख्यक देश हैं ऐसा नहीं है। तो पहला स्टेटमेंट आपका गलत है। दूसरा, इसमें सभी सदस्य एशिया तथा अफ्रीका महाद्वीप से शामिल हैं। तो एशिया अफ्रीका महाद्वीप से इसमें सारे देश हैं। अभी हमने देखा कि यहां पर यूरोप महाद्वीप से अल्बानिया है और दक्षिण अमेरिका महाद्वीप से आप देखें तो गुयाना और सूरीनाम। तो सभी एशिया अफ्रीका से ऐसा नहीं है। तो दोनों स्टेटमेंट एक तरह से यहां पर गलत हो जाते हैं। तो आंसर आपका डी 1 तथा 2 दोनों असत्य हैं। नेक्स्ट उस पर आते हैं, और ये नाइजीरिया में एक उग्रवादी संगठन है बोको हरम, उसके द्वारा किए गए हमले में 110 नागरिकों की मृत्यु हुई है। तो यहां पर हम बोको हरम जो उग्रवादी संगठन है उसके संबंध में आपको प्री का क्वेश्चन दे रहे हैं। निम्न में कौन सा उग्रवादी संगठन अफ्रीका महाद्वीप से संबंधित नहीं है? अल साहब की अगर हम बात करें तो यह कीनिया में प्रमुख रूप से सक्रिय है। अल कायदा इन इस्लामिक महाग्रेब की अगर हम बात करें तो अफ्रीका महाद्वीप के एक तरह से उत्तरी पश्चिम इलाके में यह प्रमुख रूप से सक्रिय है। बोको हरम की बात करें तो नाइजीरिया में प्रमुख रूप से सक्रिय है। जहां तक फार्क की बात करें तो फार्क दक्षिण अमेरिका में कोलंबिया का एक प्रमुख संगठन था। तो फार्क का अफ्रीका महाद्वीप से संबंध नहीं है, यह कहां से संबंधित है? कोलंबिया से, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में। तो आंसर आपका क्या है? डी। ये हमारा 30 नवंबर 2020 का समाचार विश्लेषण था। आने वाले दिनों में अन्य दिनों के समाचार विश्लेषण हम आपको इसी तरह से प्रस्तुत करते रहेंगे। प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के जो प्रश्न दिए गए उनकी आप प्रैक्टिस करें। आप बायजूस गवर्नमेंट एग्जाम प्रेप चैनल को बेहद पसंद कर रहे हैं। अधिक से अधिक संख्या में लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।